Dear students, Assalamu alaikum and good morning all. Rabbi Zidni Ilma. This is chapter 7 of your first year text. This is the last lecture of chapter 7. In today's lecture, we will cover resonance, factors that affect resonance, sharpness of resonance, example of resonance, and damped oscillations. प्यारे तलबा, ये चैप्टर नंबर 7 जो कि ऑसिलेशन के बारे में है, इसका आखिरी लेक्चर है आज। इसमें हम रेजोनेंस के बारे में पढ़ेंगे। रेजोनेंस पे कौन कौन से अवामिल असर अंदाज होते हैं, रेजोनेंस शार्प कब होगी और डैम्प्ड ऑसिलेशंस, ये हमारे लेक्चर का हिस्सा रहेंगे। आपको पता है कि हर एक बॉडी जो होती है उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है और उस फ्रीक्वेंसी को उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं और जो टाइम पीरियड होता है वो उसका नेचुरल टाइम पीरियड कहलाता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक पेंडुलम है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी है जिसको उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अगर दूसरे लेंथ का पेंडुलम है उसकी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, यानी सेम पेंडुलम के लिए नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक होगी जबकि दूसरे पेंडुलम के लिए उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी अपनी होगी, यानी एक दूसरे के लिए डिफरेंट होगी लेकिन सेम के लिए सेम होगी। वो जो सेम होगी उसका हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी, या जब उसका टाइम पीरियड लेते हैं तो उसको उसका नेचुरल टाइम पीरियड कहते हैं। सो everybody is vibrating with a particular frequency which we call natural frequency, and the time period associated with that body is called its natural time period. तो अब हम आते हैं रेजोनेंस की तरफ। What resonance is? When the time period of the frequency of external source becomes equal to the natural time period or natural frequency or its integral multiple, then the body vibrates with a larger amplitude. This phenomena is called resonance. When the time period or frequency of external source becomes equal to the natural time period or natural frequency or its integral multiple, then the body vibrates with a larger amplitude which we call resonance. देखो, अगर एक्सटर्नल बॉडी है, सपोज आई एम टॉकिंग, आई एम एक्सटर्नल बॉडी, माई साउंड हैज इट्स ओन फ्रीक्वेंसी, दैट इज एक्सटर्नल सोर्स, और साथ में रखा हुआ एक कागज़ है, नज़दीक रखा हुआ, वो फ्लिपिंग शुरू कर देता है, तो कागज़ की जो फ्रीक्वेंसी है और मेरी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी मैच कर गई तो कागज़ जो है वो क्या करता है, फ्लिपिंग शुरू करता है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। सो व्हेन द टाइम पीरियड, जब भी टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल सोर्स बराबर हो जाती हैं नेचुरल टाइम पीरियड या नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स आर देयर इंटीग्रल मल्टीपल, या उसका इंटीग्रल मल्टीपल हो, तो बॉडी जो है वो लार्जर एम्पलीट्यूड से क्या करेगी, हरकत करेगी, और उसको फिर हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, FN है, तो अगर मेरी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी उस कागज़ की फ्रीक्वेंसी के, कागज़ की मालिक्यूल की फ्रीक्वेंसी, कागज़ के एटमों की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करती है, तो वो कागज़ जो है वो लार्जर एम्पलीट्यूड से हरकत करेगी। यानी FE एक्सटर्नल सोर्स की फ्रीक्वेंसी अगर बराबर हो जाए FN नेचुरल फ्रीक्वेंसी के, या FE 2FN के बराबर हो जाए, या FE 3FN के बराबर हो जाए, तो बॉडी लार्जर एम्पलीट्यूड से हरकत करेगी। इन बिटवीन होगा तो फिर नहीं होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ, यानी ये कंटिन्यूअस सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज पे रेजोनेंस नहीं होती, बल्कि पर्टिकुलर सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज पे क्या होती है, रेजोनेंस होती हैं। तो बस ये बात क्लियर होगी। अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक पेंडुलम की 5 हर्ट्ज हैं,
तो अगर एक्सटर्नल सोर्स की फ्रिक्वेंसी 5 के बराबर हो जाए तो वो बॉडी जो है वो लार्जर एम्पलीट्यूड से हरकत करेगी, या 10 के बराबर हो जाए, या 15 के बराबर हो जाए, या 20 के बराबर हो जाए, यानी डबल, ट्रिपल, 4 टाइम, 5 टाइम्स ये हो जाए, तो बॉडी जो है वो लार्जर एम्पलीट्यूड से हरकत करेगी। और इस फेनामेना को हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं। आपने देखा होगा अचानक ब्लास्ट हो जाता है, बाज़ नज़दीक के खिड़कियों के शीशे होते हैं वो नहीं टूटते, लेकिन दूर वाले टूट जाते हैं। तो नज़दीक के शीशों के साथ उसकी फ्रिक्वेंसी मैचिंग नहीं होती, यानी साउंड की फ्रिक्वेंसी मैचिंग उस जो शीशे के मालिक्यूल्स है उसके साथ नहीं होती, तो वो नहीं टूटते। लेकिन जिनके साथ उसकी मैचिंग होती है, वो दूर क्यों ना हो, वो टूट जाते हैं, लार्जर एम्पलीट्यूड से हरकत करते हैं। दिस इज़ व्हाट वी कॉल फेनोमेना ऑफ रेजोनेंस। सो जब भी एक्सटर्नल सोर्स की फ्रिक्वेंसी किसी बॉडी की नेचुरल फ्रिक्वेंसी या उसकी इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर हो जाए, तो वो बॉडी जो है वो लार्जर एम्पलीट्यूड से हरकत करेगी, और यही फेनामेना रेजोनेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? रेजोनेंस कहलाता है। सपोज Fe is the frequency of the external source and Fn is the natural frequency of the vibrating source. Fe जो है फ्रिक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल सोर्स है, और Fn जो है नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग सोर्स है। तो रेजोनेंस विल टेक प्लेस ए डिस्क्रीट सेट ऑफ फ्रिक्वेंसीज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ फ्रिक्वेंसीज। डिस्क्रीट सेट ऑफ फ्रिक्वेंसीज का मतलब Fe इज इक्वल टू, अगर NFn के बराबर हो, Fe एक्सटर्नल सोर्स की फ्रिक्वेंसी है, Fn जो है नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी है, n जो है इंटीजर है 1 2 3 4 5। सो अगर n 1 के बराबर हो तो क्या आ जाएगा? Fe इज इक्वल टू Fn, वाइब्रेशन होगी। अगर n 2 के बराबर है तो Fe 2Fn होगा, यानी Fn और 2Fn के दरमियान अगर फ्रीक्वेंसी है तो उस पर रेजोनेंस नहीं होगा। यानी अगर Fn 5 है तो 2Fn क्या होगा? 10 होगा। तो 5 पे रेजोनेंस होगी, 10 पे होगी, लेकिन 6 7 8 9 उस पे नहीं होगी रेजोनेंस। ये मतलब है, यानी फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली या डबल ना हो, या ट्रिपल ना हो, या 4 या 5 टाइम्स ना हो, तो फिर क्या होगी? वो रेजोनेंस नहीं होगी। सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल द क्वांटाइजेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी। इसको हम क्या कहते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी कहते हैं। अब उसको थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। आप देखो इन फिगर डिफरेंट पेंडुलम्स A1 A2 B1 B2 अटैच टू अ स्ट्रेच्ड रबर कार्ड। रबर कार्ड है, ये देखो, ये रबर कार्ड है, इसके साथ आपके पास A1 पेंडुलम है, A2 है, B1 B2 है, और ये M, ये सारे जो है पेंडुलम अटैच है। द लेंथ L ऑफ द पेंडुलम M इज़ एडजस्टेबल, यानी इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, M की लेंथ को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। The lengths of pendulum A1 A2 is equal to L1 and B1 B2 is equal to L2। ये देखो A1 का लेंथ L1 है, A2 का लेंथ भी L1 है, और B2 का लेंथ L2 है, और B1 का लेंथ भी L2 है, यानी दो के लेंथ्स आपस में बराबर है। अब सबसे पहले केस A ले लो। एट फर्स्ट द लेंथ L ऑफ द पेंडुलम M इज मेड इक्वल टू द लेंथ ऑफ द पेंडुलम A1 A2 इज इक्वल टू L1। बिगिनिंग में मैंने कहा कि ये एडजस्टेबल है। सबसे पहले इसका लेंथ जो है हमने किसके बराबर कर दिया? A1 और A2 के बराबर कर दिया, जो L के बराबर। In the beginning that the length of the M is adjustable, we equalize it to A1 A2 which is equal to L1. Now the mass M is set into vibration. This mass M1, the mass M is set into vibration. Then after some time we see that A1 A2 will start vibration automatically with M because of the same frequency and same time period. F is equal to Fm is equal to Fa1, Fm is equal to Fa1 is equal to Fa2 is equal to 1 by 2 pi G by L under the root। क्योंकि आपने M का लेंथ A1 A2 के बराबर कर दिया है, तो इन तीनों के फ्रिक्वेंसीज, इन तीनों के टाइम पीरियड जो है आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, जो कि 1 by 2 pi G by L1 अंडर रूट होंगे। क्या होंगे? G by L1 अंडर रूट होंगे। लेकिन इसी दौरान अगर आप देखोगे B1 B2 जो है वो रेस्ट में रहेंगे, क्योंकि उनका लेंथ जो है अभी A1 A2 और M के बराबर नहीं है। तो जिन के लेंथ बराबर हैं, जिन जो फ्रिक्वेंसी मैचिंग करती हैं, जो टाइम पीरियड मैचिंग करती हैं, वो क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे, बाकी जो है वाइब्रेशन नहीं करेंगे। सो इफ़ द लेंथ्स आर इक्वलाइज्ड देन ऑल द पेंडुलम ऑफ इक्वल लेंथ विल स्टार्ट
vibrating. Thus, you have seen that if the length of pendulum M is equal to length of A1 and A2, then the pendulum M, A1, A2 will have same frequency, same time period. So if M is given a vibration, A1 and A2 will start vibration with that, but B1 and B2 will not vibrate with that because of different lengths, because of different time periods, because of different frequencies than A1, A2 and M. तो अगर M की लेंथ को A1, A2 के बराबर कर दिया तो इन तीनों की फ्रीक्वेंसीज, टाइम पीरियड आपस में बराबर हो जाएगी। तो अब अगर M को हम वाइब्रेशन दे दें तो ये वाइब्रेशन क्या होगी, फोर्स ट्रांसमिट होगी थ्रू द रबर कार्ड, और इधर A1 और A2 को अपने साथ वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। बिकॉज इन तीनों के लेंथ बराबर हैं तो टाइम पीरियड भी बराबर होंगे और फ्रिक्वेंसीज भी बराबर होंगे। जबकि B1 और B2 खामोश रहेंगे, ये मूवमेंट नहीं करेंगे क्योंकि इनका टाइम पीरियड A1, A2 और M से इस हालत में डिफरेंट है। अब देखो केस B पे आ जाओ। नाउ द लेंथ ऑफ M इज़ मेड इक्वल टू द लेंथ ऑफ पेंडुलम B1 एंड B2। अब जो है पेंडुलम की जो M है इसका लेंथ इक्वलाइज कर दिया गया B1 और B2 का। M का लेंथ B1 और B2 का इक्वलाइज कर दिया। नाउ M का टाइम पीरियड B1 के टाइम पीरियड और B2 के टाइम पीरियड के बराबर होगा, या frequency of M will be equal to the frequency of B1 and B2 because they are equal in length. So the pendulum M is set into vibration by applying some force. We see in this case B1 and B2 will start vibration while A1 and A2 will remain at rest. जब पेंडुलम M को आप वाइब्रेशन दोगे तो चूंकि पेंडुलम M का टाइम पीरियड अब मैच कर रहा है B1 और B2 के साथ, तो B1 और B2 उसको रिस्पांस देंगे, वो भी वाइब्रेट करेंगे। जबकि A1, A2 जिसका लेंथ जो है मैच नहीं कर रहा है M के साथ, तो वो वाइब्रेट नहीं करेंगे। तो इससे ये साबित हो गया कि अगर फ्रिक्वेंसीज ऑफ एक्सटर्नल सोर्स बराबर हैं नेचुरल फ्रिक्वेंसी या डबल या ट्रिपल या 4 टाइम ऑफ द नेचुरल फ्रिक्वेंसी के, तो वो वाइब्रेट करेंगे पेंडुलम उसके साथ, बाकी चीज़ें जो हैं वो वाइब्रेट नहीं करेंगे। अब जनाब एग्जाम्पल्स ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस के एग्जाम्पल पे मोशन ऑफ स्विंग। झूला तो आप झूलते होंगे, झूला झुलाओ रे, ठीक है, मुझे बाकी नहीं आता लेकिन थोड़ा बहुत सुना है। मोशन ऑफ ए स्विंग, झूला झूलना। हम यूजुअली बड़ी ईद पे जो है वो झूले वो कर लेते थे और उस पर झूलते रहते थे, गिर भी जाते थे। अच्छा जी, इन आवर डेली लाइफ it is desirable to increase the amplitude of swing of a vibrating swing of a amplitude of swinging of vibrating swing। डेली लाइफ में जब हम झूला झूलते हैं तो बच्चे हमें धक्का देते हैं ताकि उसकी एम्पलीट्यूड को क्या कर दिया जाए। बड़ा मुझे फिर बचपन याद आना शुरू हो जाता है और अभी भी मैं कभी कभी झूल लेता हूँ। घर में झूला है, बच्चे आ जाते हैं तो उसके साथ मैं भी झूल लेता हूँ। एंजॉय लाइफ, हर वक्त टेंशन की मिसाल वो ना हो, लाइफ को रिलैक्स गुजारो। In our daily life, it is desirable to increase the amplitude of the swinging of a vibrating swing. डेली लाइफ में हम चाहते हैं कि हम बड़े बड़े जो है वो ले ले, स्विंगिंग ले ले, बड़े एम्पलीट्यूड की जो है वो झूला ले लें, ये हमारी ख्वाहिश होती हैं। तो इसके लिए हम स्विंग पे बैठ जाते हैं तो हमें धक्के दिए जाते हैं, वो इलेक्ट्रिक के अलावा जो धक्के दिए जाते हैं कन्वेंशनल स्विंग जो होता है तो उससे एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। अब जनाब दिस कैन बी डन आइदर बाय पुशिंग द स्विंग रिपीटेडली और गिविंग स्पेसिफिक मोमेंट टू आवर बॉडी एट अ सूटेबल टाइम। देखिए दो तरीके हैं, एक तो ये है कि आपको पीछे से कोई और बच्ची धक्का दे, या आप जो है स्विंग में देखो आप अपनी पोजीशंस को चेंज करते हैं, कभी टिल्ट करते हैं, वो करते हैं, जिससे स्विंग की जो है वो एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन क्या होती हैं, बढ़ती जाती हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन क्या होती हैं, बढ़ती जाती हैं। सो there are different ways to increase the amplitude of motion while swinging। यानी किसी से आप अगर हेल्प ना ले तो खुद भी आप अपने आप को ऊपर नीचे कर सकते हो, बॉडी को टिल्ट करो, ऊपर करो, नीचे करो, ये जो आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो चलो देख लो। अब जनाब सस्पेंशन ब्रिज पे आ जाए। ये जो ब्रिज हैं बनाए गए हैं, आप हमेशा चलते हैं रोड पे चलते हैं, ब्रिज आ जाते हैं,
काला आप जाते हो या मोटरवे पे जाते हो तो कभी कभी उसमें ब्रिज आ जाते हैं। यहाँ पर जो है हयाताबाद में आप देख रहे हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे ब्रिज नज़र आते हैं। यहाँ पर आप जो है BRT उसकी ज़िंदा वताबिंदा मिसाल है, ठीक है ना। सस्पेंशन ब्रिज जो होते हैं, क्या होते हैं? सस्पेंशन ब्रिजेस आर वाइब्रेटिंग विद अ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी। देखो हर चीज़ जो होती है, सॉलिड है, लिक्विड है, इसके मालिक्यूल एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी से है, तो सस्पेंशन ब्रिज भी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी से क्या करता है? वाइब्रेट करता है। Heavy traffic passing through it or troops passing in steps through it might increase the amplitude of vibration largely। इस पे जब हेवी ट्रैफिक जाती हैं या ट्रूप्स वगैरह जो होते हैं, फ़ौजी वगैरह जो नौजवान जाते हैं, तो हो सकता है कि इसका एम्पलीट्यूड लार्ज हद तक बढ़ जाए। किसकी वजह से? रेजोनेंस की वजह से। ड्यू टू दिस माइट रिजल्ट इन कोलेप्स ऑफ द ब्रिज। ये इससे ब्रिज की कोलेप्स गिर जाती हैं। दस इट इज़ एडवाइज्ड that the general public or army troops should not march and step while crossing the bridge। तो इसलिए ये आर्मी वाले जो हैं जब जाते हैं स्टेप में जाते हैं, तब ब्रिज पे जाते हैं तो उसको कहते हैं कि स्टेप को तोड़ दो। ऐसा ना हो कि आपकी जो सारे स्टेप एक ही वक्त में जाते हैं उनकी फ्रिक्वेंसी ब्रिज की वाइब्रेटिंग फ्रिक्वेंसी के साथ मैच ना करे। अगर मैच करेगी तो ब्रिज जो है वो लार्जर एम्पलीट्यूड से क्या करेगा? मोशन करेगा और उसके गिरने के चांसेस क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। सो सस्पेंशन ब्रिज इज़ अनदर। अब जनाब रेडियो एंड रेजोनेंस। रेडियो आपकी टेलीविज़न है, आपकी रेडियो है। देखो क्या होता है, हर स्टेशन की एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होती है और आपकी टीवी के अंदर एक रेजोनेटिंग सर्किट होता है, जो कि सेकेंड ईयर में पढ़ोगे। टीवी के अंदर एक रेजोनेटिंग सर्किट होता है जिसको RLC सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं? RLC, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस सर्किट, जो कि सेकेंड ईयर में आप पढ़ोगे। टीवी के अंदर एक छोटा सा चिप लगा होता है, RLC सर्किट लगा होता है, उसकी भी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट करता है, जो कि वेरिएबल है। इस फ्रिक्वेंसी को हम चेंज कर सकते हैं, यानी टीवी के अंदर लगी हुई सर्किट की फ्रिक्वेंसी को हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो फिज़ा में क्या है? डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की वेव्स आ रही हैं। फ़र्ज़ करें पेशावर 200 हर्ट्ज़ पे बजता है, तो आपने रिमोट को दबा दिया, जाता है एक वक्त आ जाता है कि जब आपकी टीवी का जो रेजोनेटिंग सर्किट है वो 200 पे आ जाता है। जब 200 पे आ जाता है तो आपकी टीवी की स्क्रीन पे पेशावर के नशरियात आना शुरू हो जाते हैं। तो अब पेशावर के साथ मैच करता है तो पेशावर के साथ को रेजोनेंस देगा, बाकी को रेजोनेंस नहीं देगा, बिकॉज बाकी फ्रिक्वेंसीज डिफरेंट है। अब BBC फ़र्ज़ करें 300 मेगाहर्ट्ज़ पे है, उसका वो है रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी। तो अगर आपने अपनी सर्किट की फ्रिक्वेंसी को चेंज कर दी और सर्किट की फ्रिक्वेंसी जाते जाते एक वक्त आ जाएगा कि वो 300 हो जाएगी, जो टीवी का अंदर सर्किट है, तो 300 और 300 आने वाली वेव की भी 300 है और आपकी इंटरनल सर्किट की फ्रिक्वेंसी 300 है, तो ये रेजोनेंस देगी। तो आपको स्क्रीन पे BBC आ जाएगा, CNN वगैरह ये चीज़ें आ जाएगी। तो ये तमाम जो है क्या है? ट्यूनिंग ऑफ अ रेडियो इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। We turn the knob of the radio or TV or to tune different station. This will change the natural frequency F is equal to 1 by 2 pi LC, जो कि L inductance है, C capacitance है, of the LC circuit, of the LC electrical circuit or receiver। देखो ट्यूनिंग की जाती है। ट्यूनिंग का मतलब है घुमाते हो, जब घुमाते हो वो नाब घूमने से फ्रिक्वेंसी चेंज होती है और फ्रिक्वेंसी चेंज होती है तो उससे आपको डिफरेंट स्टेशन जो है वो मिल जाते हैं और वो फ्रिक्वेंसी किसके बराबर है? F = 1 by 2 pi LC अंडर रूट, जो आपकी टीवी के अंदर सर्किट लगा हुआ है। ये LC को चेंज करने से क्या होता है? इसकी फ्रिक्वेंसी चेंज होती है। तो फ़िज़ा में आने वाली फ्रिक्वेंसी, वेव की फ्रिक्वेंसी, जो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी जो मैच करता है वो टीवी जो है वो आपके सामने लेके आता है, वो रेडियो आपके सामने लेके आ जाता है। सो व्हेन द फ्रिक्वेंसी ऑफ इनकमिंग वेव्स अ पर्टिकुलर स्टेशन इज मैच्ड with the frequency of LC circuit, then resonance take place and the particular station is displaced। और particular station जो होता है वो आपके सामने क्या हो जाता है? डिस्प्ले हो जाता है। सो रेडियो के बारे में, टीवी के बारे में क्लियर हो गई कि टीवी के अंदर रेजोनेटिंग सर्किट लगा होता है, LC सर्किट कहते हैं, और उसकी फ्रिक्वेंसी F = 1 by 2 pi LC होती है, विच इज़ वेरिएबल, विच इज़ चेंजेबल। और चेंजेबल का फ़ायदा क्या होता है कि आपके फ़िज़ा के अंदर मुख्तलिफ टीवी स्टेशन या मुख्तलिफ रेडियो स्टेशन से वेव्स आती हैं, उसकी फ्रिक्वेंसीज़ क्या होती हैं? वो डिफरेंट होती हैं। तो अब जो है आप अपने टीवी के अंदर जो सर्किट लगा होता है उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज करते हैं।
अगर आपको पेशावर स्टेशन पसंद नहीं है तो फ्रीक्वेंसी चेंज कर लो, दूसरा स्टेशन आ जाएगा। आपको वो पसंद नहीं है तो फ्रीक्वेंसी चेंज करो तो और स्टेशन आ जाएगा। इस तरह बाई चेंजिंग फ्रीक्वेंसी यू कैन गेट डिफरेंट स्टेशंस। अब जनाब नेक्स्ट पे आ जाओ, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक, जिस तरह मैग्नेट, ये आप इंशाल्लाह सेकेंड ईयर में थोड़ा बहुत आपको आ जाएगा। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो कि आजकल कॉमन है, MRI। मैग्नेटिक रेजोनेंस स्कैनिंग हैज़ ग्रेटली इम्प्रूव्ड मेडिकल डायग्नोसिस। आपकी जो ये जो MRI हैं, बहुत सी चीज़ों को यानी मेडिकल के बीमारियों की तशख़ीस को क्या कर दिया है, आसान बना दिया है। यानी आप ब्रेन का बग़ैर ऑपरेशन का स्टडी कर सकते हैं, सर्जरी के क्या होते हैं बग़ैर वो क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ऑपरेशन किए बग़ैर उसको स्टडी कर सकते हैं कि ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है वो अफेक्टेड है, क्या है। तो स्ट्रांग रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी रेडिएशंस आर यूज्ड टू काज न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स टू ऑसिलेट। स्ट्रांग रेडियो वेव को छोड़ी जाती है, उसकी फ्रिक्वेंसी होती है जो दिमाग के अंदर न्यूक्लियाई होते हैं या वो एटम्स होते हैं, मालिक्यूल्स होते हैं, उसके साथ मैच करते हैं तो उसको क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं। ये एनर्जी को ऑब्ज़र्व करते हैं और यही एनर्जी जब दोबारा रिलीज़ होती है तो कंप्यूटर पे जो है उसको प्रोसेस किया जाता है और उसका इमेज आ जाता है, ब्रेन का इमेज आ जाता है। तो इसी तरीके से जो है ये जो है ब्रेन की मुख्तलिफ पार्ट्स को स्टडी किया जाता है। When resonance occurs, energy is absorbed by the molecules. जब रेजोनेंस हो जाता है तो मालिक्यूल एनर्जी क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। द पैटर्न ऑफ एनर्जी ऑब्जर्प्शन कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस अ कंप्यूटर एनहांस्ड फोटोग्राफ। कंप्यूटर एनहांस्ड फोटोग्राफ यानी ये जो एनर्जी दोबारा रिलीज़ होती है तो दोबारा वापस आती है और कंप्यूटर जो होता है उसमें उसका एक वाज़ेह इमेज जो है वो बना दिया जाता है। इंशाल्लाह सेकंड ईयर में MRI को पढ़ेंगे, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी की वेव्स और आपके दिमाग के मालिक्यूल्स की वो फ्रिक्वेंसी वो जब आपस में मैच करती हैं तो वो लार्जर एम्पलीट्यूड से और हरकत करते हैं और ये एनर्जी एब्ज़ॉर्ब होती हैं और यही एनर्जी जब दोबारा रिलीज़ होती है तो कंप्यूटर में आती है और उससे दोबारा प्रोसेस किया जाता है और आपके ब्रेन का इमेज आ जाता है। दूसरी बात यह है जो आजकल घरों में मौजूद है, कुकिंग ऑफ फूड एंड रेजोनेंस, यानी माइक्रोवेव ओवन जिसको कहते हैं, माइक्रोवेव ओवन, कुकिंग ऑफ फूड एंड रेजोनेंस, यानी आप फूड को कुक करते हैं या हीटिंग करते हैं। तो ये in microwave oven, microwave with a frequency similar to the natural frequency of the vibration of the water or fat molecules are used. माइक्रोवेव्स में हम ऐसी वेव्स, स्मॉलर वेवलेंथ की वेव्स को इस्तेमाल करते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी पानी के मालिक्यूल्स या फेट्स के मालिक्यूल्स के बराबर होती हैं। पानी के मालिक्यूल अपनी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करते हैं, जब माइक्रोवेव जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो आ रहे हैं, उस पर पड़ रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी उसके साथ मैच करती हैं तो वो अब्ज़ॉर्ब होते हैं। तो इसी तरह जो है उसके अंदर चीज़ें जो होती हैं वो गर्म हो जाती हैं। इन microwave with a frequency similar to the natural frequency of vibration of water or fat molecules are used. So when food which contains water molecule is placed in oven, the water molecule resonates, absorbing energy from the microwaves and consequently gets a heat up. माइक्रोवेव के अंदर क्या रखते हैं, हर वो चीज़ जो वाटरी हो, जिसमें वाटर ना हो माइक्रोवेव उसको गर्म नहीं करता, बिकॉज उसके साथ उसकी फ्रिक्वेंसी मैचिंग। हाँ, अगर किसी चीज़ की फ्रिक्वेंसी मैच करती है तो वो गर्म हो जाएगा। पानी के अलावा प्लेट वगैरह रख दो, खाली प्लेट रख दो, आप देखेंगे जिस तरह रखा था उस तरह आप दोबारा निकाल लोगे, क्योंकि प्लेट की मालिक्यूल की फ्रिक्वेंसी और आने वाली वेव की फ्रिक्वेंसी, माइक्रोवेव की फ्रिक्वेंसी वो बराबर नहीं होती, तो प्लेट को, खाली प्लेट को गर्म नहीं करेगा। हाँ, अगर उसमें वाटरी चीज़ें रखोगे, गोश्त वगैरह हैं, इनको आपने क्या करना है, गरमाना है या पकाना है, तो आप उसको रखोगे तो माइक्रोवेव आएगी। चूँकि वाटर मालिक्यूल की फ्रिक्वेंसी माइक्रोवेव में पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेव इस्तेमाल होती है उसके साथ मैच करती हैं। जब मैच करती हैं तो वो वाटर मालिक्यूल उसको क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और इस तरह चीज़ें जो हैं वो गर्म हो जाएंगी। द प्लास्टिक और ग्लास कंटेन्स कंटेनर्स डू नॉट हीट अप सिंस दे डू नॉट कंटेन वाटर मालिक्यूल्स। ये तब गर्म होंगे अगर उसमें वाटर की चीज़ें होंगी, क्योंकि उससे हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी उसमें। अगर खाली है तो फिर गर्म
नहीं होंगे। अब देखो एक MCQs को देखो, रेजोनेंस विल बी शार्प इफ द सिस्टम इज लाइटली डैम्प्ड। लाइटली डैम्प्ड, लाइटली डैम्प का मतलब रेजिस्टिव फोर्सेस नहीं है। जिस तरह झूले झूल रहे हैं, हवा थिन है तो एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन ज़्यादा होगा, और हवा थिक है तो एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन क्या होगा, कम होगा। तो थिननेस जो होता है वो लाइटली डैम्प्ड होता है, और थिकनेस जो होता है वो हाईली डैम्प्ड होता है। इस तरह अगर पानी है साफ़ है तो उसकी डैम्पिंग कम होती है, अगर पानी के अंदर गंद वगैरह ज़्यादा है, थिक है, तो उसकी डैम्पिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी। आते हैं इस पे आगे। अब जनाब डिस्कस वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है ना, फेज़ क्या होता है, डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होती है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस ये क्या होती है, ये आप ऑलरेडी हम कर चुके हैं इससे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन में। ये ग्राफ, द ग्राफ गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ फंक्शन, डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इसको हम क्या कहते हैं, वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक। द ग्राफ दैट गिव्स द डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज नोन एज वेव फॉर्म ऑफ। ये देखो ये डिस्प्लेसमेंट है x, प्लस x है मीन पोजीशन से ऊपर, नेगेटिव x है मीन पोजीशन के नीचे, और ये है टाइम एक्सिस का। क्योंकि हमने पढ़ा था कि x जो होता है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है, x इज इक्वल टू आर कास थीटा या आर कास ओमेगा टी या x नॉट कास ओमेगा टी के बराबर है। आर x नॉट के बराबर था, इससे पहले के टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं। सिंपल बात है, टी को पुट करते जाओ, आपके पास वैल्यू आती जाएगी, और ग्राफ में प्लाट करते जाओ तो आप देखेंगे कि आपका ग्राफ जो है यू आएगा, यू आएगा। सो द वेव फॉर्म इज शोन इन फिगर 7.6। ये देखो, ये देखो, ये वेव फॉर्म है जो कि क्या कर दिया गया, शो कर दिया गया है। ए टी इज इक्वल टू जीरो, ओमेगा टी इज इक्वल टू जीरो। जब टी जीरो तो ओमेगा टी जीरो होगी, तो एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट का जीरो आएगा। का जीरो वन के बराबर है, का जीरो वन के बराबर है। तो ये देखो x इज इक्वल टू एक्स नाट आ जाएगा, x इज इक्वल टू एक्स नाट आ जाएगा। ये देखो x इज इक्वल टू एक्स नाट का जीरो, और का जीरो इज वन, तो एक्स नाट। तो आपका प्लाट कहाँ से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, ये देख रहे हो, यानी एम्पलीट्यूड से स्टार्ट होगा आपका, मेन पोजीशन से नहीं, एम्पलीट्यूड से स्टार्ट होगा। ए टी इज इक्वल टू जीरो। अब जनाब आफ्टर टी इज इक्वल टू टी बाई फोर, यानी क्वार्टर वाइब्रेशन के बाद ओमेगा टी क्या आ जाएगा, पाई बाई टू हो जाएगा, 90 हो जाएगा, एंड एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कास 90, तो ये आ जाएगा ज़ीरो। क्या आ जाएगा, ज़ीरो। यानी पाई बाई टू या टी बाई फोर के बाद ये क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन जूला जो है वो आता जाएगा, आता जाएगा मीन पोजीशन पे। कब पहुंचेगा, अगर टी बाई फोर हो जाएगा, यानी क्वार्टर वाइब्रेशन के बाद, क्वार्टर वाइब्रेशन के बाद। अब जनाब तो ये होगा, ये पाई बाई टू और टी बाई फोर होगा। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, कर्सर को देख रहे हैं, आफ्टर टी इज इक्वल टू टी बाई टू, हाफ वाइब्रेशन के बाद क्या होगा, 180 होगा, तो x इज इक्वल टू एक्स नाट कास 180 डिग्री, तो माइनस एक्स नाट आ जाएगा। तो ये देखो, ये आते आते ये प्लाट इधर आ जाएगा, ये माइनस एक्स नाट पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस एक्स नाट पे आ जाएगा। ये देखो, ये आप पीक देख रहे हैं, ये माइनस एक्स नाट है, नेगेटिव एम्पलीट्यूड है। आफ्टर टी इज इक्वल टू 3t बाई फोर, ओमेगा टी क्या होगा, 270 हो जाएगा। अब 270 हो जाएगा तो 270 जीरो के बराबर है, फिर मीन पोजीशन की तरफ आ जाएगा। ये देख रहे हो, ये देखो, यहाँ से जाते जाते फिर मीन पोजीशन, ये 3 पाई बाई टू, और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये 3t बाई फोर के बाद है, और 3 पाई बाई टू के बाद। इसके बाद अगर t इज इक्वल टू टी के बराबर है, फुल वाइब्रेशन कंप्लीट, तो ओमेगा टी 2 पाई हो जाएगा, तो 360 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू एक्स नाट 360, और ये एक्स नाट, तो एक चक्कर कंप्लीट हो जाएगा, यानी एक वाइब्रेशन। ये देखो इधर पहुंच गया, जाते 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 इधर पहुंच जाएगा। तो देखो एक वाइब्रेशन जो है, ये देखो यहाँ आते 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 ये एक वाइब्रेशन हो जाएगा, फिर नया वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा, ये जाते जाते ये दूसरा वाइब्रेशन हो जाएगा, और इसी तरह जो है ये मोशन जो है वो जारी रहेगा। प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन ये है कि आप स्प्रिंग मास सिस्टम के साथ एक पेंसिल लगा दो, और एक कागज़ है जो कि मूवेबल है, ये देखो वो स्प्रिंग मास सिस्टम यू करेगा, यू करेगा, और कागज़ जो है मूवमेंट में है, कागज़ मूवमेंट में है, तो आप अगर उसका प्लाट ग्राफ जो आएगा, वो जो ट्रेसिंग करेगा, वो ट्रेसिंग बिल्कुल इसी शेप की होगी। इस तरह हम कहते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का प्लाट इस तरह। नाउ कम टू द फेज ऑफ द वेव। व्हाट अ फेज इन जनरल इज, फेज इज अ स्टेट ऑफ a body at any instant, state of a vibrating body here at any instant. For example, my thumb is like that, my finger is like that, that is one phase of the finger. This is another, this is another, this is another, this is another. This is called state of a body at any instant of time. So
Phase of a wave can be defined as the magnitude and direction of displacement vector of a body executing SHM from mean position at any instant of time is called phase of a wave. The magnitude and direction of displacement vector of a body यानी x mean position से body का फासला कितना है और डायरेक्शन यानी थीटा कितनी है, इसको स्टेट या फेज ऑफ अ बॉडी कहते हैं. सो फेज दो चीज़ों से, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या है डायरेक्शन. ये दो चीज़ें कि ये देखो अगर पेंडुलम यू जा रहे हैं तो मीन पोजीशन से ये फासला है और डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ये फेज बनाते हैं. क्या कहलाते हैं, फेज कहलाते हैं. फेज इज बेसिकली angular position. Phase is basically angular position of a wave with respect to mean position. With respect to mean position. For example, after t is equal to t by 4, the phase of a wave is pi by 2, जो ऊपर हमने कर दिया, यानी t is equal to t by 4 के बाद phase of the क्या है pi by 2, यानी ये mean position पर है, ये बताता है कि ये mean position पर है. And the point is at mean position x is equal to 0. आफ्टर t इज इक्वल टू t बाई 2 आपने देखा कि फेस क्या है पाई है और बॉडी जो है एक्सट्रीम पर है, क्या है एक्सट्रीम पोजीशन पर. एंड द पॉइंट ऑफ वेव इज एट एक्सट्रीम पोजीशन. एक्सट्रीम पोजीशन t इज इक्वल टू t बाई 2 के बाद क्या है, ये देखो ये एक्सट्रीम पोजीशन पर है. किस पे है, एक्सट्रीम पोजीशन पर है. दैट इज एट एक्सट्रीम पोजीशन. x इज इक्वल टू एक्स नाट हो जाएगा. x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स नाट हो जाएगा. x इज इक्वल टू एक्स नाट हो जाएगा. x will become equal to x naught. That will become an amplitude. an amplitude. ये क्या हो जाएगा, ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा. और इसी तरह और भी बहुत से हालात हैं उसमें, आप देख रहे हो मुख्तलिफ जगहों से दिखा दिया गया है. अगर थीटा 0 है, वही वाला प्लाट है, तो ये आपका ये आप देखें मीन पोजीशन है. सो ये एक्सट्रीम पोजीशन पर है, थीटा 0 हो. इससे पहले हमने कर दिया t बाई 4, t बाई 2, 3t बाई 4 और t, ये सारा प्लाट दिखा दिया गया है. ये थीटा 0 पे है, ये t बाई 4 के बाद है, ये t बाई 2 के बाद है, ये 3t बाई 4 के बाद है और ये t के बाद है वगैरह. ये इस तरह है. अब आ जाओ, as we know that the instantaneous displacement of projection of a body moving in a circular path executes simple harmonic motion about the diameter. वो हम पहले टॉपिक कर चुके हैं कि circular motion is not simple harmonic motion but the projection of a body about the diameter executes simple harmonic motion. वो वाली तो हमने इससे पहले किया है कि x इक्वल टू एक्स नाट कास थीटा, एक्स नाट कास ओमेगा टी और एक्स नाट कास 2 पाई एफ टी. एक्स नाट कास 2 पाई एफ टी, एक्स नाट कास 2 पाई एफ टी आ जाएगा. तो ये देखो एक्स नाट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, आर एम्पलीट्यूड है, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी है. तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्स वर्सेस टी ये तो आपको ऑलरेडी हमने शो कर दिया है, 7.6 में भी किया है और इधर भी आपको दिखाई दे रहा है. द जनरल वे ऑफ शोइंग दिस इक्वेशन, ये जनरल वे क्या है, x इज इक्वल टू एक्स नाट कास ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव, omega t plus phi, where phi is the phase angle which gives information about the start of motion or initial phase of an oscillator. phi क्या है, phase angle है या difference है. जो अगर दो चीज़ों को आप क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, तो फाई जो है उनमें डिफरेंट है कि एक कहाँ से स्टार्ट होता है, दूसरा कहाँ से स्टार्ट होता है. तो इन्फॉर्मेशन देते हैं इनिशियल स्टेट का कि अगर दो पेंडुलम है, एक कहाँ से स्टार्ट होता है, दूसरा कहाँ से स्टार्ट, उसको फेज डिफरेंस कहते हैं. द क्वांटिटी फाई रिप्रेजेंट द फेज डिफरेंस बिटवीन द स्टेट ऑफ पोजिशन. ठीक है ना, द स्टेट ऑफ द पोजिशन जो कि इस इक्वेशन से निकाला जाता है, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कास ओमेगा टी प्लस फाई से निकाला जाता है. The angle theta is equal to omega g, which specify the displacement x as well as the direction of motion of a point oscillating SHM is called a phase.
द एंगल थीटा ओमेगा टी विच स्पेसिफाइज द डिस्प्लेसमेंट एक्स, जिससे हम एक्स को भी मालूम कर सके, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कास ओमेगा टी, एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मोशन जो होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फेज कहते हैं। क्या कहते हैं, फेज। अब देखो, अगर एक पेंडुलम मीन पे है, दूसरा एक्सट्रीम पे है, तो उसके दरमियान जो फेज डिफरेंस है, डिफरेंस का लफ्ज़ जब आ जाता है तो आप कंपेयर करते हैं दो चीज़ों को, तो उसके दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो क्या आता है, 90 डिग्री आता है। अगर एक एक्सट्रीम पे है, दूसरा दूसरे एक्सट्रीम पे है, तो उसके दरमियान फेज डिफरेंस 180 का आता है। क्या मतलब है, अगर एक बंदा खड़ा है, दूसरा लेटा हुआ है, तो दे आर हैविंग फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। अगर देखो, एक बंदा यू लेटा हुआ है और दूसरा यू लेटा उल्टा लेटे हुए, तो इसके दरमियान फेज चेंज क्या है, 180 डिग्री है। क्या है, 180 डिग्री। तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल फेज चेंज या फेज डिफरेंस। इसको कहते हैं कि एक पेंडुलम अगर मीन से स्टार्ट होता है, दूसरा भी मीन से स्टार्ट होता है, तो फेज डिफरेंस क्या होता है, वो जीरो होता है। अगर एक मीन से स्टार्ट होता है, दूसरा एक्सट्रीम से स्टार्ट होता है, तो फेज डिफरेंस क्या होता है, 180 होता है। अगर एक एक्सट्रीम से स्टार्ट होता है, दूसरा दूसरे एक्सट्रीम से स्टार्ट होता है, तो उसके दरमियान फेज चेंज क्या होता है, 180 डिग्री होता है। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल फेज। फेज कहते हैं स्टेट को कि मीन पोजीशन से किसी पार्टिकल का फासला कितना है और उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल स्टेट ऑफ अ बॉडी कहते हैं। और फेज डिफरेंस क्या होता है, दो चीज़ों के दरमियान जो होता है, स्टेट के दो पर्टिकुलर चीज़ों के स्टेट के दरमियान जो फ़र्क होता है, इसको हम क्या कहते हैं, फेज डिफरेंस कहते हैं। अब आ जाते हैं MCQs पे। द क्वांटिटी दैट स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट एज वेल इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज फेज एंगल। इसको हम क्या कहते हैं, फेज एंगल। फेज एंगल से हम एक्स भी निकालते हैं, बिकॉज एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कास ओमेगा टी, और उसके अलावा उससे डायरेक्शन भी निकालते हैं कि इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, पॉजिटिव एक्सिस पे, नेगेटिव पे है, ये हैं। अब हम आते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन की तरफ। किसकी तरफ आते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड का मतलब है रेजिस्टिव फोर्सेस, अगर ऑसिलेशन को क्या करता है, रुकावट बनती है उसके सामने, तो उसको हम डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। If the amplitude of motion of oscillating system decreases with time with external disturbances, for example frictional forces, touching, etc., then the oscillations are called damped oscillation. Damped oscillation. Damped oscillation में ये होता है कि अगर कोई चीज़ तेज़ी से झूल रहा है और आप उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इसका एम्पलीट्यूड घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, दोनों केसेस में अगर आप धक्के दे रहे हैं तो बढ़ा रहे हैं, then such oscillations are called damped oscillation. ऐसे oscillations को क्या कहते हैं, damped oscillation कहते हैं। डैम्पिंग फैक्टर यानी हर वो रेजिस्टेंस जो कि एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन को क्या करता है, डिक्रीज करने की कोशिश करता है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल डैम्प्ड ऑसिलेशन। सो अगर आप किसी बॉडी एक ट्यूनिंग फॉर्क है, आपने स्ट्रक कर दिया, वो वाइब्रेट कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने टच कर दिया तो वो वाइब्रेशन क्या हो जाता है, सीज हो जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड डैम्पिंग। क्या कहते हैं, डैम्पिंग कहते हैं। टचिंग a vibrating tuning fork with your finger slows down its motion, which is damped vibration, जो कि क्या है, damped vibration है। The oscillation of external electrical oscillators such as TV tuner is changed by varying the settings of the tuner. ट्यूनर की सेटिंग को चेंज करने से क्या होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, दैट इज़ कॉल्ड। कभी डैम्पिंग तेज़ होती है, कभी स्लो होती है। अगर डैम्पिंग कम करना है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, अगर डैम्पिंग ज़्यादा करनी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो डिफरेंट वेव की फ्रीक्वेंसी किसी की ज़्यादा किसी की कम, तो इसी की वसात से उसको क्या किया जाता है, डैम्प किया जाता है। ऑसिलेशन डू डाई विद टाइम unless energy is continuously supplied to the system. For example, to keep swing continuously oscillating, the swing must be given a small push at right time during each oscillation. देखो, जब कोई बॉडी ऑसिलेट करती है तो वक्त के साथ साथ उसकी ऑसिलेशन स्लो होती है। डाई आउट का मतलब है कि स्लो होती हैं और आखिरकार क्या हो जाती है, वो रुक जाती हैं। लेकिन अगर आप उसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो यू हैव टू सप्लाई कंटिन्यूसली एनर्जी टू इट to maintain the constant oscillation. Thus, oscillation in which the amplitude becomes smaller and smaller with time are known as damped oscillation. ऐसे oscillation जिसके साथ amplitude of motion क्या होता है, डिक्रीज होता है और आखिर में रुक जाता है। यानी amplitude of motion क्या करती है, डिक्रीज करते करते आखिर में क्या हो जाता है, वो बॉडी जो है वाइब्रेशन स्टॉप कर लेती हैं, ऑसिलेशन स्टॉप कर लेती हैं। तो ऐसे मोशंस को डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। इन सच ऑसिलेशन एनर्जी इज़ डिसिपेटेड ड्यू टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रैक्शन के अगेंस्ट काम करते करते आखिरकार उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं,
डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। फिगर में अगर आप देखिए, ये देखो ये अनडैम्प्ड है, ये देखो एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन क्या होता है, वो डिक्रीज नहीं करता बल्कि फिक्स रहता है। अनडैम्प्ड यानी ए रेजिस्टेंस नहीं है या और कोई रेजिस्टिव फोर्स इन्वॉल्व नहीं है, तो उसको अनडैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। और अगर देखो, ये देखो डैम्प्ड का मतलब है कि ये देखो पहले एम्पलीट्यूड क्या है, ज़्यादा है, अब एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, कम हो रहा है, देख रहे हो, कम हो रहा है, कम हो रहा है, और आखिर एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है और बॉडी ऑसिलेशन को स्टॉप कर लेती हैं। ऐसे ऑसिलेशंस को हम क्या कहते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। ये अनडैम्प्ड है जिसमें एक्स वही रहता है, एक्स में चेंज नहीं है। ये डैम्प्ड है जिसमें एक्स चेंज होते होते यहाँ पर पहुँच जाता है। तो ये दोनों डैम्प्ड और अनडैम्प्ड का। सो द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीजेज क्विकली इफ़ द सिस्टम इज़ हैवीली डैम्प्ड। अगर सिस्टम हैवीली डैम्प्ड है तो वो जल्दी रुक जाएगी, ऑसिलेशन जल्द स्टॉप करेगी, और अगर रेजिस्टिव फोर्सेस कम हैं तो वो स्लोली क्या करेगी, ऑसिलेशन को सीज करेगी। तो ये हो गया डैम्प्ड और अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस के बारे में। ये जो आपकी गाड़ी के अंदर शॉक अब्जॉर्बर होते हैं, दे आर हैवीली डैम्प्ड, ये हैवीली डैम्प्ड होते हैं, ताकि अगर ये हेवीली डैम्प्ड ना होते तो एक आप फ़र्ज़ करें बम्पर पे या जंपर पे आप स्पीड ब्रेकर पे छड़ दौड़ते तो आप लार्ज टाइम तक यानी लार्ज डिस्टेंस तक आप यू करते, वाइब्रेट करते रहते। चूँकि ये हेवीली डैम्प्ड होता है तो जो ही आप ब्रेकर पे गुजर जाते हैं तो फ़ौरन वो क्या कर देते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन को क्या करता है, रिड्यूस कर लेता है, और आप ज़्यादा देर तक जो है वो वाइब्रेट नहीं करते, जिससे आपकी ड्राइविंग की परफॉर्मेंस जो है वो इफ़ेक्ट नहीं होती। So this is about the damped oscillation. Now come to sharpness of resonance. How when the resonance will be sharp? You know, the amplitude of vibration is very large at resonance when the damping is small. जब damping small होती है, ये देखो इस फिगर को देखो, damping small है तो एम्पलीट्यूड यानी लाइटली डैम्प्ड है, ए रेजिस्टिव फोर्स कम है, तो ये देखो इसका एम्पलीट्यूड देखो x क्या है, सबसे ज़्यादा है, ये देखो एम्पलीट्यूड एक्स नॉट क्या है, सबसे ज़्यादा है। द एम्पलीट्यूड ऑफ रेजोनेंस विल बी स्मॉल इफ़ द सिस्टम इज़ हैवीली डैम्प्ड, इज़ द सिस्टम इज़ हैवीली डैम्प्ड। ये देखो ये इंटरमीडिएटली डैम्प्ड है, ये जो लाइट वो है लाइन है, और ये हैवीली डैम्प्ड है, ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाता है, ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाता है, यानी बहुत जल्दी, जिस तरह मैंने आपको मिसाल दे दी गाड़ी की शॉक अब्जॉर्बर की। Thus, damping prevents the amplitude from becoming excessively large. Damping जो है इसका फ़ायदा क्या है कि इतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड नहीं छोड़ता कि वो आप लोगों के लिए नुकसान का बायस बने, और उसको कम करने के लिए यानी एम्पलीट्यूड को कम करने के लिए हम डैम्पिंग का सहारा लेते हैं। The amplitude decreases rapidly at a frequency slightly different from the resonating frequency. ये देखो इब्तिदा में देखो जा रहे हैं, जब दो फ्रिक्वेंसीज आपस में मैच कर जाती है तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है, और जब फ्रिक्वेंसी रेजोनेंस से स्लाइटली या ऊपर हो या नीचे हो तो फ़ौरन जो है एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, गिर जाता है, क्योंकि रेजोनेंस कब होता है, जब फ्रिक्वेंसीज मैचिंग करती हैं, क्या करती हैं, मैचिंग। तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मैचिंग फ्रिक्वेंसी पे होता है। तो रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी अगर ये है तो अगर इससे अगर थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो एम्पलीट्यूड गिरेगा, अगर इससे अगर कम हो जाए तो ये भी एम्पलीट्यूड गिरेगा। सो डैम्प्ड ऑसिलेशंस आर applied in shock absorber of a car, which provides damping force to prevent excessive vibration. The sharpness of a resonance curve of resonating system depends upon the friction loss of energy या resistive forces. So in today's lecture we have covered resonance. कि resonance क्या है? Resonance, when the frequency of external source becomes equal to the natural frequency or its integral multiple of vibrating body, then the body will vibrate with a larger amplitude, which we call resonance. A lot of example in our daily life: microwave oven in our homes, MRI magnetic resonance imaging in our medical treatments. So suspension bridge, they are all example of a resonance system. And you have also got an example in your laboratory
to find the frequency of AC mains by using sonometer. To find the frequency of AC mains by using sonometer, that is your practical of first year. So when you go to lab, ask your teacher, he will tell you about it. And also about another experiment is there about the resonance. You can do it in practical. Next was phase. What a phase? Phase is the state and direction of motion of vibrating body from mean position. Phase difference, the difference of states, the difference in states of two vibrating body is called phase difference. Third was damping factors, damped oscillations. Damping factors means resistive forces. So the forces that reduces the amplitude of motion are called damping forces, and the oscillations in which the amplitude of motion decreases with the passage of time is called damped oscillations. Then we come to the sharpness of resonance. If the vibrating body have high resistance, then resonance will not be sharp, and if the vibrating body has smaller resistance, then रेजोनेंस विल बी शार्प। तो आज के इस लेक्चर में हमने ये चीज़ें क्लियर की दी। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। इंशाल्लाह उम्मीद की जाती है कि जल्द हम एक दूसरे को फिज़िकल क्लासेस में ज्वाइन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।